अर्पिता, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आपको कोई मेल आया है AIATS के रिगार्डिंग? Okay, so just a minute. Twelfth need. I think this is not for you. Okay, this one must be for you. It is on 25th Jan. For botany, you have uh, 12th class, complete 12th class syllabus. Cell, the unit of life, cell cycle, living world, biological classification, and morphology of flowering plants. These units you have to cover. सर ये 11th वाला इसी में फंसा। सर 11th वाला हम लोग बोर्ड की तैयारी करें, अभी फिर से 11th पढ़ने जाएं सर। एक्चुअली आपकी रिवीजन क्लासेस जो हैं शुरू हो रही है ना इसके बाद, तो इसीलिए शायद इन्होंने दिया है ये सब। रोहन, गुड इवनिंग। सर 12th का रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा 11th का? अभी अभी आपका 11th का होगा, 12th का नहीं होगा। 12th आपका हो गया ना कंप्लीट? हाँ ठीक सर है। आपका तो हो गया, बायो का हो हाँ, गया, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी, अब ज्यादा बाकी, हमें नहीं लग रहा है कि एग्जाम तक होगा। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। 15 फेब डेडलाइन दी गई है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, कुछ होगा, लेकिन हो जाएगा कंप्लीट आपका। सर ठीक है, 15 फेब 15। को? हाँ हाँ हाँ, डेडलाइन दी गई है सर 15 जिस फेब दिन से हमारा पहले बोर्ड पहले। एग्जाम स्टार्ट होगा उस दिन तो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका 15 फेब से हो रहा है शुरू, बट आप तो बता रहे थे कि मार्च में होने वाला है। कहाँ? हाँ सर सीबीएसई का डेट शीट आ गया है हमारा। BSc? सीबीएसई अच्छा, CBSE का आ गया है। कब से है? 15 फेब से स्टार्टिंग है। अजय, इतने जल्दी? मतलब 15 फेब को हो रहा है तो जल्दी ही तो है। सर अजय तो सर सर अजय तो बोर्ड का पेपर आ गया है और इसमें 11th का रिवीजन शुरू हो गया और नहीं, मेन देखिए सिलेबस देखिए खत्म आपका। होगा 15 हम्म, फेब तक और 20 से हम लोगों के पेपर ही हैं। एकदम तो से देखिए मजा। ये क्लासेस जो हैं, मुझे लगता है आपका सिलेबस तो ठीक टाइम पे खत्म हुआ ना। आप ऑफलाइन में देखिए क्या हाल है। ऑनलाइन में तो आपका कोई क्लास मिस भी नहीं हो रहा, फिर भी मतलब इतना सिलेबस आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है। सर और आपका सर 100% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कोई मतलब ऐसा टॉपिक है नहीं जो मिस हुआ या कुछ हुआ हो, है ना? तो वो चीज भी आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि फिलहाल आप 12th पे फोकस रखिए। 11th की जो क्लास है, बस क्लासेस अटेंड कीजिए। एग्जाम्स आपके हो जाएंगे, उसके बाद नीट पे फोकस कीजिए। फिर एक्चुअली आपको 11th का रिवीजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीट एग्जाम आ रहे हैं ना, May 7 से, तो इसीलिए आपकी रिवीजन क्लासेस होंगे फिर इसके बाद।
सर ये पता है, अगर नीट का डेट ना यही जुलाई अगस्त में रहता तो अच्छा रहता। हाँ, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते ना इसमें। हाँ सर, अब क्या ही कर सकते। सर कोरोना कर सकता है। अच्छा, फिर से चाहिए? अब क्या ही सर फायदा, अब तो आएगा तो भी बोर्ड पेपर देना है। बोर्ड पेपर के डेटशीट के पहले आया होता तो नहीं देना पड़ता ना। अरे ऐसा नहीं बोलते, आपको नहीं पड़ता कि मतलब पिछली बार जब हुआ था तो कितने डर गए थे ना सब लोग। आप नहीं डरे थे? सर डरा तो था, बट मैं 10th भी तो बिना एग्जाम दिए पास हो गया। तो चलो, वो तो मतलब खुशी तो होगी आपको, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना? यस सर। सर हमारा हाँ। फर्स्ट टाइम बोर्ड है और डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम क्यों 10th में आपने नहीं दिया? कहाँ बोल दिया सर। सर कोरोना काल वाले हैं ना। अच्छा सर अच्छा। फ्री के नंबर पे घूम रहा है। सर ये जितने भी 12th वाले हैं ना, उन सबको ना कोविड-19 बोला जाता है। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है। यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, कंसेप्ट सारे क्लियर हैं आपके। डर किस बात का? आपने पढ़ाई की है ना, सब कुछ तो पढ़ा है आपने। ठीक है, तो कुछ नहीं, एग्जाम बस ये सर वो तो ऐसे फॉर्मेलिटी उनको होती है एक पता तरह है की। कि कितना ये पढ़ा है, प्रैक्टिकल क्यों? देके आ रहा है डेली। अच्छा, मेरी क्लासेस ही छूट जा रही है, मैं प्रैक्टिकल देने चला जा रहा हूँ तो। तो अच्छी बात है। प्रैक्टिकल्स तो मतलब वो भी तो आपके सेशन का ही हिस्सा है ना। तो सर क्लासेस उसके तो भी छूट जा मार्क्स रही है। उसके भी मार्क्स होते हैं, है ना? तो देखिए, सर एक तो वही मैंने तो है जो बच्चा को फेल होने से बचा लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा 20% होते हैं प्रैक्टिकल्स के ए मार्क्स शायद, है अर्पिता ना? यार, पॉजिटिव पॉजिटिव बोला करो तुम। सर ये अर्पिता हमेशा निगेटिव बोलती है। नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं है खुद। स्टूडेंट। देखिए देखिए, ऐसा ये है। देखिए ऐसा अब है, इसमें एग्जाम्स जो हमको है क्या बोल बस रहा है एक तो हम क्या एग्जाम्स करें जो है ना, दिमाग। फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, आप लोगों ने सारी पढ़ाई की हुई है, तो यू डोंट हैव टू वेरी फॉर एनीथिंग। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। AIATS एग्जाम्स कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है? एंड यू हैव टू स्कोर अबव 80%। सर कुछ पढ़े हैं नहीं, 80% कहाँ से स्कोर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा है। ओके, सर आप पढ़ाए कहाँ है, अभी 11th तो पढ़े ही नहीं है। 11th पढ़े नहीं है, बट आपने लास्ट ईयर 11th पढ़ा है ना। सर कोरोना चल रहा हम था। तो हम तो वही कंसिडर कर रहे हैं कि आपने 11th क्लास पढ़ी हुई है, ठीक है? और जो आपका नीट वाले हैं, NTA वाले, वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि इन्होंने पढ़ा है, ठीक है? हम आपको कम्प्लीमेंट्री बेसिस पे 11th क्लासेस फिर भी दे रहे हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज इज द नेम ऑफ चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अबाउट एयर पोल्यूशन, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवर प्लैनेट अर्थ इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, है ना? अगर वाटर देखा जाए अर्थ में तो इट ऑक्यूपाइज 70% ऑफ द एरिया, लैंड जस्ट 30%। ठीक है, तो 70% वाटर होने के बावजूद भी ओनली 3% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर कहाँ पे होता है? रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, ठीक है? और ग्लेशियर्स में फ्रेश वाटर पाया जाता है। सो एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस, आपने हिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। रिवर बैंक्स वेयर साइट फॉर फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना? तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस रिवर के किनारे हुई थी, है ना? बहुत सारी सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर के किनारे ही उन्होंने शुरू की थी लाइफ। इवन आज भी देखा जाए तो मेजर सिटीज जो हैं, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट्स आज भी मेजर रिवर्स के बैंक पे ही हैं, ठीक है? बड़ी बड़ी सिटीज जितनी भी हैं। तो ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर वाटर आपके नजदीक है तो सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। दिस इज द रीजन। तो देखिए, अब सबसे बड़ा इशू क्या है? पोल्यूशन ऑफ वाटर। सो इट इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लाइफ। तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि हार्मफुल है लाइफ के लिए।
हमारी लाइफ के लिए नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन अगर होगी तो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट नहीं होंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स उससे इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात हम करें केमिकल्स की। हार्मफुल केमिकल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेमिनेट वाटर एंड रेंडर इट टॉक्सिक। ठीक है, केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे घरों से, फैक्ट्री से, एक्स्ट्रा, तो वो क्या करते हैं, को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा केमिकल्स कहां से रिलीज होते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट से, जो हमारे घरों से निकलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज इन दीज डोमेस्टिक वेस्ट, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, लेट अस स्टडी अबाउट इट। वाला कूड़ा कचरा जो है, हमारे बाथरूम से जो पाइप बाहर जा रही है, जिसमें कितने तरह के शैम्पूज, इसके अलावा सोप्स, डिटर्जेंट्स, न जाने ऑयल्स, न जाने क्या क्या चीजें जो हैं, जो सब जाकर के अल्टीमेटली पानी में मिल रही हैं। मतलब जो घरों का डोमेस्टिक वेस्ट, ये वाटर पॉल्यूशन का एक मुख्य कारण है। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कार्डबोर्ड, गत्ता हो गया जैसे, कागज, पेपर, प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, किचन का वेस्ट, रसोई घर में हम दाल, रोटी, सब्जी, जो भी सब चीजें बनाते हैं, वेस्ट तो वहां से भी निकल रहा है। आपने सब्जियां काटी है ना, जब आप मान लीजिए प्याज के छिलके हैं, मान लीजिए हमको गोभी काट रहे हैं या कोई भी सब्जी काट रहे हैं, कूड़ा कचरा तो हो ही रहा है किचन में, है ना। अगर हम घर की साफ सफाई की बात करें तो पोछा लगा रहे हैं भाई, फिनाइल वाला पानी यूज हो रहा है, बाकी का पानी जो है बाल्टी से हमने बाहर फेंक दिया है। गाड़ी धो रहे हैं लोग, अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं उससे, कई तरह के हम उसमें भी केमिकल्स यूज कर लेते हैं। सीवेज हो गया सबसे बड़ी बात, है ना, टॉयलेट का जो पानी है बाहर जा रहा है। डिटर्जेंट्स है, कपड़े धोने के लिए हमने डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करे, नील लगाया कपड़ों में, और भी कई तरह के केमिकल्स हम लगाते हैं। सो डोमेस्टिक वेस्ट जो है मुख्य रूप से दो तरह का हो जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड। वेस्ट की अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें पानी में क्या क्या चीजें हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, सो देखिएगा। एक बात ध्यान रखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इवन अगर 0.1% इंप्योरिटीज हुई ना पानी में, दैट मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज। 99.9% पानी है और 0.1% भी कोई इंप्योरिटी हो गई तो वो पीने योग्य पानी नहीं बचा। तो अब आप समझ लीजिए पानी की क्वालिटी कितनी बेहतर होनी चाहिए जब आप उसे पीने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर में कितने अलग अलग तरह की इंप्योरिटीज हो सकती हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, क्ले हो गई, है ना। इंप्योरिटीज में ध्यान रखना, सस्पेंडेड सॉलिड्स जिसमें सैंड यानी रेत, सिल्ट, क्ले, सारी चीजें सस्पेंडेड हों, ये जरूरी नहीं है, कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स भी होंगे, कोलॉइडल इंप्योरिटीज। अच्छा, जो सस्पेंडेड चीजें, मान लो रेत वाला पानी है, अपने ग्लास में ऐसे पानी में रेत दिख रही है, आप उसे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, आराम से पड़ा रहने दीजिए, धीरे 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 जो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है ना वो सेटल कर जाएंगे नीचे, सेडिमेंट बन जाएगा। जो कोलॉइडल इंप्योरिटीज होंगी वो ऐसे सेटल नहीं करेंगे। फीकल मैटर हो गया, जैसे माइक्रोब्स हो गए, फाइबर हो गए। अब घर में हम कपड़े धोते हैं, है ना, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में भी आपने कपड़े धोए, हाथ से भी धोए, बाल्टी में भिगोए, निचोड़े, छोटे छोटे फाइबर, धागे, लिंट जिसे कहते हैं वो निकल रहा है कपड़ों में से, है ना, कपड़े रुआं भी छोड़ते हैं, तो ये सब चीजें भी फिर पानी के साथ बाहर जा रही हैं, है ना। सो कोलॉइडल इंप्योरिटीज में फीकल मैटर है, नोट कर लेंगे। कोलॉइडल इंप्योरिटीज में क्या क्या चीजें हैं? फीकल, फीकल यू अंडरस्टैंड, ह्यूमन एक्सक्रीटा, माइक्रोब्स, फाइबर्स। याद कीजिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने पढ़ा था जब सीवेज ट्रीटमेंट वाली बात पढ़ी थी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, क्या होता है जी? ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed by bacteria for oxidation of all the organic matter in 1 liter of water.
1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया जो हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, परंतु उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो कहेंगे भैया काम कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन दो। तो जो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। और अगर किसी जगह में पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब है वहां ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया तेजी से काम कर रहे हैं, वो पानी ज्यादा इंप्योर है। समझे आप ये बात? पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। Biochemical oxygen demand may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluents from। तो बताइए बीओडी कौन सी वाटर बॉडी में एक एक्सीलेंट इंडेक्स फॉर पोल्यूशन एस्टिमेशन नहीं होगा? डोमेस्टिक वेस्ट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री या फिर शुगर इंडस्ट्री? This time 8 students are correct. आंसर है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, अभिरूप, अजय, सायन, कोमल, अर्पिता, जतिन, अतुल एंड ऐश्वर्या आर करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, biochemical oxygen demand is amount of oxygen dissolved oxygen needed by aerobic organisms to break down organic matter present in a given water sample at a certain temperature एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी बायोलॉजिकल सैंपल में प्रेजेंट है वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर इन अदर वर्ड्स फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। सो इट इज ए इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वाटर में, बीओडी उतना हायर होगा। ठीक है, उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा ऑर्गेनिजम्स को फॉर रेस्पिरेशन, इन अदर वर्ड्स, है ना। Since petroleum effluent is rich in hydrocarbons of petrol, oil, grease, etc., which are mostly non-biodegradable, ठीक है, these effluents are divided of biodegradable organic waste. BOD cannot be suitable index। ठीक है, क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं हो रहे हैं, ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, तो इनका BOD कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। So it is not a good index for checking pollution level of water bodies receiving effluent from petroleum industry because such effluent contain waste which are non-biodegradable। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, so let us continue studying domestic waste। को समझ, सीवेज का गंदा पानी निकल रहा है, पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। मान लो हमने यहां से सीवेज डिस्चार्ज करा, पाइप से ये चीज बाहर निकली, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, है ना। मान लो एक लेक में जा रहा है, सपोज एग्जांपल ये, एक लेक में हमने पानी गिराया गंदा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां ये पानी निकला है यहां पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा है। सो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है,
इसका मतलब है जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है वो कम है, तभी तो उन्हें बाहर से ऑक्सीजन चाहिए और ज्यादा। सो लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अभी हम एक ग्राफ भी समझेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना जरूरी है। जहां पे डिस्चार्ज हुआ है वो सीवेज, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम, बैक्टीरिया ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस जगह पे ज्यादा है, वहां पे पॉल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा है। अब आप देखेंगे ये किस तरह से जा रहा है ये निशान, ऐसे धीरे धीरे हमने दिखाया भाई ये चीज कम हो गई। लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम देख रहे हैं पानी साफ है कंपैरेटिवली। कैसे? ऑर्गेनिक मैटर का लेवल कम हुआ। क्यों कम हो गया? बैक्टीरिया ने फटाफट मेटाबोलाइज कर दिया उससे, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फिर धीरे धीरे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं कम हो रही है, लोअर बीओडी। तो इसका मतलब है जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अब प्रेजेंट है वो ज्यादा है। समझ आ गई तीनों बातें? तीन बातें रिलेट करके चलना है यहां पे। ऑर्गेनिक मैटर कितना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कैसी है। क्लियर? चलो ये ग्राफ देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सिंपल है, समझ आएगी। यहां से ले लेते हैं पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने क्या क्या लिखा है, आप भी ग्राफ बनाएंगे। यहां पे हमने समय ले लिया, टाइम ले लिया जी, ठीक है। इधर हमने ले लिया ऑक्सीजन कंज्यूम्ड वाई एक्सिस पे। अब शुरुआत से लेते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से। अगर पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज में, तो ये ग्राफ हमने यहां से शुरू करा है भाई, ऐसे कम है, नीचे नीचे ऑक्सीजन कंजम्पशन हमने दिखा दिया। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमने यहां पे लिया कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है यहां पे कम है, और ऊपर हमने दिखाया है ये वाली जो लाइन है यहां पे देखिए, दिस इज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी ज्यादा है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। कुछ समय बाद जाके क्या हो रहा है, जैसे जैसे बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती गई। तो मैं ग्राफ के साथ साथ ये लाइन समझा रहा हूं आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये कम होती गई। बीओडी कम होती गई मतलब वाटर क्लीन हुआ है, साफ है, और इसका मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ गई, लाइक दिस। दोनों ग्राफ समझ आ गए? क्लियर हो गया? बीओडी यहां पे दिखाया हमने, शुरुआत में बीओडी ज्यादा है, फिर वो कम हुआ, पानी साफ होने लगा बैक्टीरिया के एक्शन के कारण। इज इट क्लियर जी? सो दैट्स व्हाई वी हैव शोन हियर क्लीनर वाटर। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नाउ पानी में सीवेज डिस्चार्ज हुआ, नुकसान क्या हो रहा है? डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर फिशेस, है ना। अब आता है जिक्र डिसॉल्व तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ वाटर इज 99.9% प्योर, ठीक है, और इम्प्योरिटी उसमें कितनी है, जस्ट 0.1%, ठीक है। ये इम्प्योरिटी क्या है, इट इज म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज जो है हमारे घरों से, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। सो द वाटर गेट इम्प्योर, ठीक है। 0.1% म्यूनिसिपल वेस्ट से ही हमारा वाटर जो है सारा का सारा इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज में क्या क्या आएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले एक्स्ट्रा, कोलाइडल मटेरियल्स जैसे कि फीकल मैटर, बैक्टीरिया है, क्लॉथ्स हैं, पेपर्स हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें हैं, या फिर डिसॉल्व्ड मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो सकता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इनसाइड द वाटर, ठीक है। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर और सीवेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सीवेज जो है उसका इफेक्ट क्या होगा लाइफ पे, वाटर। दिस इज द कंसंट्रेशन वर्सेस सीवेज डिस्चार्ज, ओके। देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या फिर बीओडी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट, दिस इज द सीवेज डिस्चार्ज, मतलब ये
यहाँ पे सीवेज का डिस्चार्ज हो रहा है इन एनी वाटर बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई रिवर के एग्जांपल ले लीजिए हम, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है वहां पे बीओडी जो है इट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। बीओडी वहां पे मैक्सिमम होगी और ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वहां पे मिनिमम होगी। और वो पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पे मछलियां मर जाएंगी, है ना। देयर विल बी डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज। ओके, तो जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा आगे, है ना, तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, ठीक है। और अगर बीओडी कम हो रही है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंटेंट कम करेंगे वाटर का, ठीक है, तो वाटर पुअर होता जाएगा, ठीक है। तो वाटर प्योर हो रहा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट वाटर का बढ़ रहा है, बीओडी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम है, बीओडी मिनिमम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, देयर इज रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड। तो याद रखिए अगर ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर का ज्यादा है तो बीओडी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। अंडरस्टूड। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी वाटर बॉडी में ज्यादा है तो समझ लीजिए वाटर बॉडी इज प्योर। Understood? Let's solve a question. High value of BOD, biochemical oxygen demand, indicates that आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन सी, वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। सो अविरूप, अजय, सायन, कोमल, अर्पिता, जतिन, अतुल आर करेक्ट दिस टाइम, ठीक है। तो देखिए दिस इज रिलेशन बिटवीन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अगर बीओडी किसी वाटर सैंपल में होगी लेस देन 1500 मिलीग्राम पर लीटर तो पोल्यूशन पोटेंशियल उस वाटर का लो है, ठीक है। अगर बीओडी है 1500 टू 4000 मिलीग्राम पर लीटर तो पोल्यूशन मीडियम है। बट इफ इट इज ग्रेटर देन 4000 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी, पोल्यूशन इज हाई। इट मीन्स दैट इतना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। डिमांड मतलब रिक्वायरमेंट, है ना। तो याद रखिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर इज कंसिडर्ड एज पोल्यूटेड, ठीक है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट अगर किसी वाटर बॉडी का, ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ठीक है, हम इस वाटर बॉडी को क्या कहेंगे, पोल्यूटेड, ठीक है। अगर 8 मिलीग्राम से कम है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक है, 1 लीटर की हम बात करें। और अगर इट इज बिलो 4.0 तो वाटर क्या है, हैवीली पोल्यूटेड है, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 4.0 मिलीग्राम पर लीटर इट इज हाईली पोल्यूटेड। तो यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स की। तो इफेक्ट क्या होगा, जहां पे
बीओडी ज्यादा है, वहां पे डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स होगा, ठीक है। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है तो देयर इज रीअपियरेंस ऑफ क्लीनर वाटर ऑर्गेनिजम्स। कोई डाउट? So let us continue studying domestic waste. ये ज्यादा खतरनाक चीज है क्योंकि ये घुल चुकी है पानी में। डेंजरस, शैल आई राइट? These impurities are dangerous because they are dissolved. पानी से अलग कर पाना ज्यादा कठिन होगा। मेटल आयंस हैं, अमोनिया, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, टफ टू रिमूव फ्रॉम वाटर, राइट? सो डिजोल्व सॉल्यूट्स हो सकते हैं पानी में। अब ये दृश्य देखिए आप जरा, एल्गल ब्लूम, पूरा सब ग्रीन 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 हो रखा है। क्यों इतने सारे एल्गे? क्यों? इन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन मिला होगा, इन द सेंस की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है। यहां न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई? यही फॉस्फेट्स, यही नाइट्रेट्स, ये सब चीजें जो हैं एल्गे को ढेर सारी मिली और वो इतना ज्यादा ग्रो कर गए। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, लेक के ऊपर ये एल्गल ब्लूम बन चुका है। सूर्य की रोशनी, सनलाइट नीचे गहराई में पहुंच ही नहीं पाएगी। नीचे रहने वाली जो लाइफ है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सनलाइट ही नहीं मिल रहा उन्हें, खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरेंगे। पूरा फूड चेन है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, स्मॉल फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं, और लार्ज फिश पे भी फीड करने वाले बर्ड्स हो सकते हैं। तो ये एल्गल ब्लूम के कारण पूरे का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। समझे? एल्गल ब्लूम क्यों हुआ? उन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के कारण। लिख लीजिए एल्गल ब्लूम, ग्रोथ ऑफ planktonic algae due to presence of excessive nutrients in the water. पहचानिए इसे, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं हम पढ़ते समय, इसका नाम नोट कर लीजिए, इकॉर्निया क्रेसिपस। इतनी बड़ी मुसीबत बन गया ये वाटर हाइसिंथ हमारे लिए। देखने में तो खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगेगा, हरियाली और बड़े अच्छे अच्छे ये फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी थिक कवरिंग बना देता है ये वाटर हाइसिंथ, इतनी तेजी से ग्रो करता है कि पानी में नीचे रहने वाली एक्वेटिक लाइफ तो सफोकेट हो जाती है और वो इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। Students, let's solve a question. When domestic sewage mixes with river water, what happens? You have 4 options.
The correct answer is option C. Increased microbial activity uses up dissolved oxygen. And let me check how many students. 5 students are correct. Avirup, Ajay, Sayan, Jatin, and Rohan. So, small animal like rat will die after drinking water. No, it's incorrect. The increase in microbial activity releases micronutrients such as iron. No. River water is still suitable for drinking as impurities. No, we know that even if 0.1% impurity is present, it is unfit for drinking. So presence of large amount of biodegradable pollutant in water causes excessive growth of planktonic algae. दिस इज कॉल्ड algal bloom. ठीक है, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कोई लेक वहां पे प्रेजेंट है, अगर वो वाटर या फिर कोई ऐसी वाटर बॉडी प्रेजेंट है जो कि स्टैटिक है, जो कि मूव नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वहां पे कुछ ग्रीन ग्रीन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, दैट आर algae. algal ग्रोथ वहां पे होती है, ठीक है, प्लैंक्टोनिक algae. इस प्रोसेस को हम कहते हैं algal bloom. ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae. अब क्यों हो रही है algal bloom वहां पे? So algal bloom वहां पे जो present है, it will use up all the dissolved oxygen in the water body and causes deterioration of water quality and fish mortality. ठीक है, तो जितना भी dissolved oxygen इस water body में present है, वो सारा uptake करेंगी algae that are present in the bloom. ठीक है, और जो वहां पे fish life होगी वो सारी डिस्टर्ब होगी, फिश की डेथ होगी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन सारा कंज्यूम तो अलगे ही कर लेगी. सम ब्लूम फार्मिंग अलगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोसिस्टिस की अगर बात करें हम, दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो माइक्रोसिस्टिस क्या करती है, टॉक्सिन सिक्रीट करती है वाटर में. तो अगर वो वाटर किसी एनिमल ने पिया या ह्यूमंस ने पिया, दे विल डाई. ठीक है, अब अलगे की एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है वाटर बॉडीज में, उनकी डेथ भी होगी, है ना. तो डेथ से क्या होगा, डेड अलगे जो है इट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर एराबिक बैक्टीरिया. अब वहां पे बैक्टीरिया भी आ जाएंगे. ठीक है, एराबिक बैक्टीरिया हैं, अब उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो दे विल फर्दर डिप्लीट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर बॉडी. ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन. यूट्रॉफिकेशन, ठीक है, यूट्रॉफिकेशन में क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी बाय मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो वाटर हायसिंथ या फिर आइकोनिया क्रेसिपिडिस, इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल बी. इट ग्रोस एज ए थिक मैट ओवर द वाटर सरफेस, thus does not allow the atmospheric oxygen to dissolve in the water. As a result, aquatic organisms die out of suffocation. ठीक है, तो आइकोनिया क्या करता है, एक मैट जैसा बना देता है वाटर की सरफेस के ऊपर, इतनी ज्यादा इसकी ग्रोथ होती है. ठीक है, तो अब इसने मैट बना दिया वाटर सरफेस पे, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाएगा? नो, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो ही नहीं पाता है वाटर में. तो वाटर का अपना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, क्यों, क्योंकि आइकोनिया एक तो कंज्यूम कर रहा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और दूसरा एंटर ही नहीं होने देता है वाटर में. ठीक है, सो इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ सफोकेशन. तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, आइकोनिया क्रेसिपिडिस को, या फिर वाटर हायसिंथ. अंडरस्टूड? इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, ठीक है, वो वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं. अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, दे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ठीक है, इनमें बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स. हैवी मेटल्स क्या हुए, दे आर एलिमेंट्स दैट हैव डेंसिटी ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं ये मेटल, है ना, इनकी डेंसिटी जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है. मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, ये सारे हैवी मेटल्स हैं. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स में, विच आर टॉक्सिक.
उसके अलावा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स यूज्ड फॉर पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल, है ना। जैसे कि DDT, ठीक है, फैट सॉल्युबल हुआ, BHC, कॉपर सल्फेट, अल्टरिन, ये सारे जो हैं हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। इनकी एक्युमुलेशन अगर होगी, ठीक है, accumulation of these toxic substances in food chain at higher trophic level is called biological magnification। तो ये सब्सटेंसेस जो हैं ये इंसान के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मेटाबोलाइज नहीं होते हैं तो क्या होगा, उनका एक्युमुलेशन होगी, ठीक है। तो उनकी एक्युमुलेशन ज्यादा किन में होती है, इन दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर हायर इन फूड चेन, ठीक है। टॉप कंज्यूमर्स में सबसे ज्यादा एक्युमुलेशन इनकी होती है। इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कुछ ही टाइम में। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहां तक? अदर डोमेस्टिक वेस्ट, डिटर्जेंट्स होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स हम खेतों में यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स जो हैं हमारे घरों में यूज होते हैं इन वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है। डिटर्जेंट एंड वॉशिंग मटेरियल इन वाटर आल्सो कॉज सोपीनेस, है ना। सोपीनेस जो नेचर है उसमें जो फैट्स होते हैं दे विल फॉर्म ए थिन फिल्म अराउंड द ऑर्गेनिक वेस्ट। These are major source of phosphate pollution in the water bodies। तो phosphate pollution का सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा है, डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स these are some heavy metals and their effect on animals। मरकरी से कौन सी डिजीज होती है, मिनीमेटर डिजीज, ओके। कैडमियम से होती है इटाई डिजीज विच इज पेनफुल स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। कॉपर से होता है हाइपरटेंशन, यूरेमिया। लेड से डैमेज टू लीवर, किडनीज एंड टू द ब्रेन, ठीक है। इसी तरह आर्सेनिक से डिजीज होती है ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आई वांट एवरीवन टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज डिजीजेस कॉज्ड बाय दीज हेवी मेटल्स, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, सो नोट इट। It's done. Now let us study about eutrophication. Eutrophication, questions can be framed from this। तो नोट कर लीजिए, यूट्रॉफिकेशन क्या होता है। नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन द वाटर। एक लेक में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट होता रहता है और फिर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं, समय के साथ साथ धीरे धीरे यूट्रोफिकेशन होने लगता है और वो एक एजिंग प्रोसेस है उस लेक की। क्या है ये नेचुरल फिनोमिना, पहले ये समझते हैं। देखिए, यंग लेक विद कोल्ड एंड क्लियर वाटर सपोर्ट्स लिटिल लाइफ। ये एक नई बनी हुई लेक है, एक नई झील है जिसमें आपको एक्वेटिक लाइफ दिख रही है, कोल्ड वाटर है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। समय बीतेगा, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स आर फ्लश्ड इनटू द वाटर। अब आप कहेंगे कहां से आ गए भाई, किनारों में मिट्टी है, वहां से धीरे धीरे बहते हुए न्यूट्रिएंट्स जो हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो उस लेक में इकट्ठे होने लगेंगे। अब लेक में ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो कहेंगे भाई ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, मजा आ गया, अब तो ग्रो करो अच्छे से, ठीक है जी। वो बढ़ने लगेंगे। सो देयर इज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ऑफ कोर्स देयर इज ग्रोथ ऑफ एल्गे आल्सो।
अब इन प्लांट्स का, एल्गे का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होगा, ये मरेंगे भी, इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो भी लेक में इकट्ठा होता रहेगा, वो फर्दर डिकम्पोज भी होगा और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। ठीक है, अब सिचुएशन ये होने लग जाएगी कि एल्गे का जो कवर ऊपर बन गया है, that is going to block the sunlight and the plants inside the water, they will die. Sunlight cannot penetrate that ना, वो डीपली अंदर तक नहीं जा पाएगी, एंड सूर्य की रोशनी, सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। सो डेड प्लांट्स decomposed, oxygen level reduces, there is death of the ecosystem. So एक नेचुरल प्रोसेस है ये, 2 साल 4 साल 5 साल 10 20 50 साल में नहीं होगा, 1000 साल भी लग सकते हैं इसमें। दैट इज यूट्रोफिकेशन, कि लेक्स they have a kind of definite lifespan after which finishes. Is the rate of eutrophication still the same? क्या लिखा है, पढ़िए। Is the rate of eutrophication still the same? क्या ह्यूमन इंटरवेंशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण यूट्रोफिकेशन का ये रेट बढ़ा है या घटा है? लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सेलरेटेड, इंक्रीज हुआ है। Speed of eutrophication is increased by pollutants from man's activities, the effluents. Again, anthropogenic action, human intervention, human activities. हमने लेक्स में पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ावा दिया है। अब जब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं, स्वाभाविक सी बात है, वो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। This is cultural or accelerated eutrophication, important. एक तो नेचुरल है, एक हमने कर दिया है। So term eutrophication comes from Greek word eutrophos, meaning well nourished. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, excessive growth of algae plant and animal in the water body due to nutrient enrichment, है ना। न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा हो जाता है किसी भी वाटर बॉडीज में, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये दो न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाते हैं, इनसे ऑर्गेनिजम्स की एक्सेसिव ग्रोथ होती है, अलगे की या फिर बैक्टीरिया की। ठीक है, यूट्रोफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड कल्चरल। नेचुरल क्या है, नेचुरल एजिंग ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, कुछ सी नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रही है ना। तो ये नेचुरल जो प्रोसेस है, इट इज वेरी स्लो, है ना, एंड मे नॉट बी डिटेक्टेबल इन ह्यूमन लाइफ। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, 100-200 ईयर्स, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। ठीक है, कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ये वाली यूट्रोफिकेशन जो है, इट इज कॉज्ड बाय वेस्ट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, सम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड मेनली एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो इससे बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं जो हमारे घरों से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ से निकलते हैं। ठीक है, तो ये वाली यूट्रोफिकेशन जो है, इट इज क्वाइट फास्ट, है ना, एंड इट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड एज वेल। ठीक है, कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। A river with an inflow of domestic sewage rich in organic matter may result in, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं।
Eight students are correct. Avirup, Ajay, Sayan, Komal, Jatin, Aishwarya, Komal and Arpita are correct. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा वहां पे, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, सिंपल सा रीजन है. सो कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, इट इज काज्ड बाय वेस्ट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, सम टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड मेनली ड्यू टू एग्रीकल्चरल रन ऑफ, है ना. तो रन ऑफ में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दे एंटर द लेक, और लेक में एंटर होने के बाद क्या होगा, अल्गल ब्लूम फॉर्मेशन होगी, है ना, विच डिप्रीव वाटर बॉडी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, उससे क्या होगा, this leads to death of aquatic life, or decomposition remains further deplete the water's dissolved oxygen content. ठीक है, डिकम्पोजिशन होगी अलगे की, जिससे कि वाटर लेवल्स फर्दर डिप्लीट होंगे. अंडरस्टूड. तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर टॉक्सिक वेस्ट दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज. ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, केमिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकते हैं, है ना, पॉइजनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर हैवी मेटल आयंस हो सकते हैं. ठीक है, दे आर आल्सो हार्मफुल, यस दे आर हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ पर्टिकुलरली. ठीक है, तो टॉक्सिक वेस्ट में अब हम पढ़ते हैं अबाउट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स. तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द नेचर, है ना, सॉइल के लिए या फिर बाकी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं. सो लेट अस स्टडी देयर इफेक्ट ऑन द फूड चेन, जिसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है, मान लो ये कोई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है, डीडीटी है, चलो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते आगे बढ़ते बढ़ते उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, मैग्नीफाई होता जा रहा है. ये कैसे संभव है, अभी हम देखते हैं ये कैसे संभव है. ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डीडीटी ले लीजिए चाहे, या मेटल आयंस ले लीजिए, हैवी मेटल आयंस, जैसे मरकरी हो गया पानी में, ये पॉल्यूटेंट है ना. डीडीटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, लंबा चौड़ा नाम है, याद हो जाएगा. डाइक्लोरो, ब्रेक करके कर लेते हैं, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. इट इज यूज्ड एज कॉमन इंसेक्टिसाइड. जब ये डीडीटी खोजा गया, इसका यूज एज एन इंसेक्टिसाइड हमें पता चला बाय पॉल हरमैन मुलर, नोबेल प्राइज विनर. बड़े खुश हुए जी हम लोग, भाई डीडीटी हमने उसका इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल करना हमने सीख लिया, मच्छरों से मुक्ति मिल जाएगी, कितने तरह के कीड़े मकोड़े, इन सब से हमें मुक्ति मिली. सो डीडीटी इज वेरी गुड फॉर अस. बेनिफिट्स ऑफ डीडीटी वर एडवर्टाइज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. लेकिन ये इतनी बड़ी मुसीबत बन गई कि हमें इसे बैन करना पड़ा. डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन होता है. ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो एडिपोसाइट सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स हमने पढ़े थे ना, टिश्यूज में फैट स्टोरिंग सेल्स, डीडीटी वहां जाकर के स्टोर हो रहा है. द ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू मेटाबोलाइज डीडीटी. तो अगर ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, इस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो उसके शरीर में जाके इकट्ठा होता रहेगा. तो हर नेक्स्ट लेवल पे जाकर के, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इसका अमाउंट बढ़ता 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 जा रहा है. डीडीटी का इस्तेमाल किया गया भाई खेत खलिहान में, स्प्रे करा हमने कि जो हमारे कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मर जाएं इससे. लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि खेत खलिहानों से निकल के वो वाटर बॉडी तक भी पहुंचेगा. अब हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया ना, ये रेड डॉट से हमने डीडीटी दिखा दिया, और नीचे क्या लिखा है, 0.003 ppb. ध्यान रखना, ये यूनिट ध्यान रखना, 0.003
0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन। बी स्टैंड्स फॉर बिलियन है, ठीक है जी। 1 part per billion, that is 1 μg solute in 1 liter of solution, इतनी मात्रा है, ठीक है। इससे कोई ज्यादा खतरा नहीं लग रहा। आप कहेंगे भी इतना थोड़ा सा तो है, इससे क्या होगा? समस्या कहां आएगी? अब जो प्लैंक्टन्स हैं, यहां के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके शरीर में पहुंच के इसकी मात्रा बढ़ गई। 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन। पहले बिलियन वाली बात थी, अब पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ठीक है जी। 1 parts per million, that is 1 milligram solute in 1 liter of the solution. इन फाइटोप्लैंक्टन्स को अब इसके ऊपर हम कह देते हैं भैया नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जब आ गया हमारे पास, राइट जी। प्लैंक्टन्स के ऊपर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, छोटी मछलियां भाई खा रही हैं इनको, जू प्लैंक्टन्स को खा रही हैं, तो उनके शरीर में पहुंच के ये 0.5 ppm हो गया। अब आप सोचिए बढ़ क्यों रहा है? आपने 10% लॉ पढ़ा था ना एनर्जी वाला, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते वो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो जो जितने हाई ट्रॉफिक लेवल पे है उसको अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले को ज्यादा खाना पड़ेगा ना, डाइट ज्यादा होगी ना, क्वांटिटी ज्यादा होगी, तभी तो एनर्जी मिल पाएगी। तो इसलिए ये मैग्नीफाई होता जा रहा है हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। स्मॉल फिश तक पहुंचते पहुंचते 0.5 ppm हो गया, और स्मॉल फिश को खाएगी जी बड़ी मछली, वहां पे 2 ppm। देखो बढ़ता जा रहा है। इस मछली को खा रहा है ये बर्ड्स हैव द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट इन द एंटायर एनिमल किंगडम। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है शरीर का, अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ना है हवा में, ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट ब्लड, रिचेस्ट ब्लड इन द एंटायर एनिमल किंगडम बर्ड्स में। तो बर्ड कहेगा भैया मुझे तो बहुत सारी मछलियां खानी पड़ेंगी तब जाके मेरा पेट भरेगा। तो बर्ड के शरीर में पहुंचते पहुंचते वो डीडीटी और ज्यादा मैग्नीफाई हो गया है 25 ppm। तो क्या ये कोई नुकसान कर रहा है बर्ड्स को? कुछ हमने ऑब्जर्व करा? यस डेफिनेटली। अब आप देखिए यहां पे डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन कैसे? बर्ड्स आर ओवीपेरस, दे ले एग्स, उनकी ओवरी से ओवा प्रोड्यूस हुआ, एग के चारों तरफ शेल सिक्रीट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, बर्ड्स ले शेल्ड एग्स, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, शेल्ड एग ले कर दिया बर्ड ने, उसे वो इंक्यूबेट करेगा, अंडे में से यंग वन हैच आउट होगा। अगर अंडे का छिलका कमजोर हो रहा है किसी कारण से तो बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और यंग वन अभी बेचारा बहुत ही नन्हा मुन्ना है, छोटा है, वो एम्ब्रियो मर जाएगा, वो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। सो बर्ड्स को नुकसान ये पहुंच रहा है कि उनके अंडों का जो छिलका है, जो शेल है, वो वीक हो रहा है। So phenomenon through which certain pollutant get accumulated in tissues increasing the concentration along the food chain is called biomagnification। ठीक है, तो जैसे जैसे फूड चेन इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, आगे बढ़ता जाता है, उस मटेरियल की एक्यूमुलेशन होती जाती है एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इसको हम बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स डीडीटी, मर्करी, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, once they are absorbed by organisms they cannot be metabolized and broken down or excreted out। ठीक है, तो वहां ही accumulate हो जाते हैं organisms के फैट कंटेनिंग टिश्यूज में। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं दे आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल हैं, तो फैट कंटेनिंग टिश्यूज जो हैं उनमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिपोसाइट्स हैं, एडिपोसाइट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं।
हाई कंसेंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में स्टडी ये की गई कि DDT का इफेक्ट बर्ड्स में क्या होता है। तो DDT क्या करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करता है, इनहिबिट करता है, और हमें पता है कि कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। ठीक है, तो अब एग शेल जो है प्रॉपरली नहीं बना तो आसानी से अंडा टूट जाएगा। ठीक है, तो हैचिंग नहीं होगी, हैचिंग नहीं हुई तो चिक्स नहीं बनेंगे, बर्ड चिक्स नहीं बने तो उनकी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, इसीलिए फॉर दिस रीजन DDT वाज बैंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? Let's solve a question. Highest DDT concentration in aquatic food chain shall occur in। तो बताइए aquatic food chain में सबसे ज्यादा DDT की concentration किस ऑर्गेनिज्म में होगी? So this time 3 students are correct, अजय, जतिन एंड ऐश्वर्या। तो आंसर है सी, गुल में सबसे ज्यादा एक्युमुलेशन होगी। ठीक है, तो सी गुल जो है हाईएस्ट आता है ट्रॉपिक लेवल में या फूड चेन में, तो उसी में ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए वाटर में फॉर एग्जांपल DDT की कंसंट्रेशन है 0.003 पार्ट पर बिलियन। ओके, जब जू प्लैंक्टन्स इसको कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो जू प्लैंक्टन्स के अंदर ये कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.04 और पार्ट पर मिलियन। ठीक है, बिलियन से अब मिलियन बन गया। ठीक है, सच ए ह्यूज डिफरेंस। जब स्मॉल फिश खाएंगी जू प्लैंक्टन्स को कंटिन्यूसली तो उनके अंदर भी एक्युमुलेशन होगी अप टू 0.5 ppm। ठीक है, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स, सॉरी फिश ईट लार्ज फिश जो हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली लार्ज फिश। लार्ज फिश जो हैं वो छोटी मछलियों को खाएंगे तो उनके अंदर कितनी कंसंट्रेशन होगी? 2 ppm। ठीक है, 2 ppm उनके अंदर होगी। और लास्ट पे देखिए फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स, उनके अंदर कितनी होगी? अप टू 25 ppm कंसंट्रेशन होगी DDT की। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, एक्युमुलेशन बायो एक्युमुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्युमुलेशन किन में होती है? इन दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर इन टॉप ऑफ फूड चेन। Now let us study about thermal and petroleum pollution. कूलेंट भी यूज किया जाता है। कई प्रोसेसेस वहां पे ऐसे हो रहे हैं जहां तापमान बहुत ज्यादा है, तो हमने ठंडा पानी एक तरफ से डाला और पानी ने वो हीट ले ली और पानी हल्का गर्म हुआ, और उस गर्म पानी को हमने कहा भाई कोई केमिकल थोड़ा ना डाला है इसमें, सिर्फ तापमान ही तो गया है, हीट तो हुई है, अब ये पानी जाके किसी लेक में किसी नदी में हम डाल दें। अब आपने टेम्परेचर डिस्टर्ब कर दिया, ज्यादा तापमान वाला पानी उस ठंडे पानी में मिला दिया, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, पूरे इकोसिस्टम में गड़बड़ होने वाली है इस गर्म पानी के एंट्री से ही, इस हीट की एंट्री से ही समस्या खड़ी हो जाएगी। सो देखते हैं जी, डिस्कार्डेड कूलेंट फ्रॉम द पावर प्लांट्स कैन बी 15 डिग्री सेल्सियस वार्म, राइट, जिसके कारण अब आप खुद ही देखेंगे पानी अगर गर्म है, वार्मर द वाटर लेसर इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इट कैन होल्ड। पानी में ऑक्सीजन घुली होती है ना, पानी को गर्म कर दीजिए
तो पानी की उस ऑक्सीजन को होल्ड करके रखने की काबिलियत कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बबल्स बन बन के निकल जाएगी। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुई, ऑर्गेनिजम्स जो है उनका तापमान बढ़ने से मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत भयंकर समस्या, एक्वेटिक लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल ड्रिलिंग and shipwrecks, they hinder oxygen dissolution in water. ऑयल तो पानी के ऊपर तैरता है ना, पूरी एक फिल्म बना देगा। पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जा पाएगी? हवा वाली ऑक्सीजन ही तो पानी में डिसॉल्व होती है। ऑयल स्पिल्स दे कैन कैच फायर, आग लग सकती है वहां पे। द मेरीन बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक, ये भी तो पेट्रोलियम से मिल रहा है ना। पेट्रोलियम का अगर आपने डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा हो कि भाई कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से तो मिल रहा है। प्लास्टिक तो हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और आपने सुना भी होगा जगह जगह पे बहुत से देश जो है बैन कर रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल, कि भाई अगर पॉलिथीन्स जो है इनको बैन कर दिया जाए प्लास्टिक वाली, और इसका कोई अच्छा रिप्लेसमेंट ढूंढा जाए, तो हम पर्यावरण में काफी हद तक सुधार ला सकते हैं। जूट से बने हुए बैग्स, कपड़े से बने हुए बैग्स इस्तेमाल हों, कागज के बने हुए लिफाफे हों, प्लास्टिक की स्ट्रॉज भी नहीं होनी चाहिए, पेपर की स्ट्रॉज यूज की जाएं। प्लास्टिक जब टूट जाता है तो छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक बनता है, वो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। So thermal pollution, it releases hot water having 8 to 10 degree higher temperature than the intake water. It causes thermal pollution in the water bodies and also reduces the dissolved oxygen. ठीक है, तो दो इफेक्ट होते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है, वो इफेक्ट होते हैं जिससे थर्मल पोल्यूशन होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इससे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वाटर का वो कम होता है। ठीक है, थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट reduces the number of organisms that are sensitive to higher temperature and may enhance the growth of plant and fish in extremely cold areas, but only after causing damage to indigenous flora and fauna. ठीक है, तो इंडिजियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेंसिटिव हैं टेम्परेचर में, उनकी पॉपुलेशन में रिडक्शन आ सकती है। ठीक है, इसी तरह पेट्रोलियम की अगर पोल्यूशन होगी, ठीक है, उससे क्या होगा? ऑयल स्पिल्स, ठीक है, अब कहीं कोई शिप ऑयल लेके जा रही है, उसका लीकेज हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन डिसोल्यूशन इन वाटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक लेयर बनाता है वाटर के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पाएगा वाटर के अंदर, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, है ना। फायर भी लग सकती है वहां पे। मैरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, एंड प्लास्टिक्स आर आल्सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट कॉज पोल्यूशन। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है वो भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है एंड इट आल्सो कॉजेस सीरियस काइंड ऑफ पोल्यूशन। अंडरस्टूड? सो टू ओवरकम द पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हमें क्या करना है? वी हैव टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, है ना। प्लास्टिक का यूज नॉन इको फ्रेंडली है, और अगर हम बैग्स यूज करेंगे मेड ऑफ क्लॉथ, दे आर इको फ्रेंडली, है ना। So let us study a case study, FOAM. तरीके को दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। कैलिफोर्निया में एक एरिया है जी, एक टाउन है जी, आर्केटा, राइट, आर्कटा भी बोल देते हैं, आर्केटा बोल दीजिए आप इसे। यहां के लोगों ने थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई, थोड़ी समझदारी दिखाई, और उन्होंने बायोलॉजिस्ट के साथ, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के एक इको फ्रेंडली तरीका ढूंढा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट इन्होंने दो तरीके से करा, आर्टिफिशियल प्रोसेसेस एंड उसके साथ साथ फिर नेचुरल प्रोसेसेस।
आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था। फिल्टरिंग, सेडिमेंटेशन, क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये सब करके पानी में से जो जितने बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल थे वो सब हमने निकाल दिए, फिल्टर करा भाई, सेडिमेंटेशन कर लिया, क्लोरीन ट्रीटमेंट कर दिया, राइट। एक सही मात्रा पे, बहुत ज्यादा क्लोरीन भी नहीं डालना है। फिर उस वेस्ट वाटर को हमने नेचुरल प्रोसेसेस के हवाले कर दिया। क्या है ये नेचुरल प्रोसेसेस? जो उस पानी में से और ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने आप हटा देंगे। इधर देखिए, आर्टिफिशियली ट्रीट होने के बाद ये पानी बहता हुआ इन मार्शी एरियाज के बीच में से निकला है। मार्श समझते हैं ना, दलदल जैसा एरिया जो हो जाता है जहां पानी कम है और मिट्टी भी है, नमी है, वेटलैंड है। तो क्या किया गया भाई, आर्टिफिशियली कितनी बहुत 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 बड़ी जगह में ये मार्श बनाए गए। आप देख पा रहे हैं, मार्श 1, मार्श 2, मार्श 3, मार्श 4, मार्श 5, मार्श 6। इन मार्शी एरिया में से होकर के गुजरेगा पानी। इन मार्शी एरियाज में बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के स्पीशीज जो है वो डाले गए, जो कि नेचुरली उस पानी को क्लीन कर देते हैं। साफ हो गया और ये प्यूरिफाइड वाटर फिर एक मेन वाटर बॉडी में डाल दिया गया, राइट। तो ये एक समझदारी वाली बात रही। एक बात और बताऊं, यहां पे मार्शेस दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सैंक्चुरी विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक सैंक्चुरी बन गई, हाई लेवल है बायोडाइवर्सिटी का। देखिए कई तरह के ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं। ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द आक्टा मार्श, FOAM, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले लोग ग्रुप बनाया उन्होंने, फ्रेंड्स ऑफ द आक्टा मार्श, FOAM। इट सेफगार्ड्स दिस प्रोजेक्ट, राइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना सही बात भाई। सो वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन आल्सो। हम अपने भारत देश की बात करते हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर एक्ट, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन, इन 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। जैसा हमने एयर पॉल्यूशन के लिए पढ़ा था, तो सरकार जागरूक हुई, सन 1974 में ही ये एक्ट पास किया गया। व्हाट इफ देयर वाज नो सीवेज प्रोडक्ट्स? अगर घरों से निकलने वाले जो सीवेज है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो अगर हम कह दें, वो ना हो पानी में, तो क्या है भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ ऐसा ऑल्टरनेट तरीका ढूंढा जाए। कॉस्ट इफेक्टिव ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, इसे इकोलॉजिकल सैनिटेशन कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ऐसा तरीका बनाया जाए कि पानी में ह्यूमन एक्सक्रीटा ना डाला जाए। तो क्या किया जाए भाई? ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। इको सैंड टॉयलेट्स कहते हैं इसे। केरला और श्रीलंका में इनका सक्सेसफुल प्रयोग किया जा रहा है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हम इस्तेमाल कर दें, ड्राई जब वो हो जाए, बड़े ही एक प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, एक हाइजेनिक तरीके से, और उसे एज अ मैन्योर भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा, पानी में उसे ना मिलने दिया जाए। Students, we have a case study of integrated wastewater treatment. It is FOAM, Friends of Acta Marsh. The people of Acta, a small town of California, and biologists of Humboldt State University, they created integrated wastewater treatment process within a natural system. Okay, तो उन्होंने क्या किया, वाटर बॉडीज जो थे हाईली पोल्यूटेड थे वहां पे उनको क्लीनिंग की। ठीक है, कैसे की? दो तरीकों से। सबसे पहले कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग, क्लोरीन ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े पोल्यूटेंट्स जो थे वो फिल्टर आउट हुए, है ना। बट 100% पोल्यूशन फ्री वाटर नहीं हुआ, बिकॉज डेंजरस पोल्यूटेंट्स जो कि डिसॉल्व्ड थे वाटर में, है ना, हैवी मेटल्स एक्स्ट्रा, दे
still are there. To combat this, an innovative approach was taken. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 6 मार्च जो थे उनको इंटरकनेक्ट किया, वो जो कि 60 हेक्टेयर्स तक फैले हुए थे। अंडरस्टूड? तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एप्रोप्रिएट प्लांट, अलगे, फंजे, बैक्टीरिया, उनको वहां पे प्लांट किया। ओके, और उन्होंने क्या किया, फंगी जो थे, बैक्टीरिया जो थे, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमुलेट किया पोल्यूटेंट्स को, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया फ्रॉम टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या था, मार्श आल्सो कंस्टिट्यूट ए सेंचुरी नाउ, है ना। जब वाटर प्योर हुआ, साफ हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पे आए, ठीक है। नाउ they have a sanctuary there with high level of biodiversity in the form of fish, animal, birds that now reside there, ठीक है। So this was the case study. Eco-sanitation another process है, sustainable system for handling human excreta using dry composting toilets, है ना। इसमें क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसको नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है ना। प्रैक्टिकल है, हाइजीनिक है, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल है ना। वो वाले टॉयलेट्स जिनमें ऐसा किया जाता है उनको हम इको सैंड टॉयलेट्स भी कहते हैं, और दे आर वर्किंग इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका, ठीक है। तो याद रखिए, एक कन्वेंशन हुई थी कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ था, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है that provides framework for national action and international cooperation for conservation of and wise use of wetlands and their resources. तो याद रखिए, रामसर कन्वेंशन में क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन की जाए, ठीक है, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन की वजह से। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स कंजर्वेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? So thank you everyone.